न्यू चैप्टर, न्यू हेडिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना 8 to 16 मार्क्स। ये चैप्टर बिल्कुल नया, ऑल टुगेदर नया चैप्टर है, ना इसका कोई नाता आपकी 11th में था, ना 12th में था, ना सीए फाउंडेशन में था। मतलब आपने कभी ये चैप्टर या इससे रिलेटेड जो बात होगी वो नहीं पढ़ रखी, तो बहुत मज़ा आएगा आपको और एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर रहेगा। तो अभी कुछ भी मत लिखना आप, बस बहुत ध्यान से सिर्फ देखते रहना, सुनते रहना। मैं पहले इन्वेस्टमेंट वर्ड को पकड़ता हूँ, क्योंकि चैप्टर का नाम तो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, तो अकाउंट्स वर्ड तो हटा देते हैं। चलो अभी इन्वेस्टमेंट वर्ड को पकड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? तो इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब होता है सिंपल हिंदी में निवेश करना। ठीक है, आप अपने पैसे को क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो, उसी को बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो मोटा मोटा हमारे चैप्टर के अनुसार माना यह जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को या निवेश करता है अपने पैसे को, तो दो जगह पर कर सकता है या दो तरीकों में निवेश किया जा सकता है मोटा मोटा। एक होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी जगह आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जहां पर आपको क्या मिलता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, हम बचपन से जब छोटे थे तो सुनते थे कि पैसे बैंक में रख देते हैं, एफडी कर देते हैं। तो एफडी में क्या होता है कि आपको पैसा मिलता है, रिटर्न मिलता है, एक फिक्स्ड मिलता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो करी जा सकती है वो पहले इंस्ट्रूमेंट में की जा सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट क्या मिलता है? फिक्स्ड मिलता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना निवेश करते हैं पैसों का किसी रिस्की एसेट क्लास में। रिस्की एसेट क्लास का मतलब हो गया कि वहां पर आपको इंटरेस्ट फिक्स मिलने की गारंटी नहीं होती। हो सकता है बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए, हो सकता है रिटर्न ना भी मिले, फिक्स्ड की गारंटी नहीं होती। राइट, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दूसरे तरह का निवेश ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में या ऐसी जगह पर हो सकता है जहां पर आपको फिक्स्ड ब्याज मिलने की कोई गारंटी नहीं है, या मैं लिख सकता हूं कि कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट वहां पर नहीं मिलेगा। कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग। अब इसी से मेरे चैप्टर की अब मेन बुनियाद बनने वाली है। जब हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जिसपे हम कहते हैं कि हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाला है, दैट मीन्स कि हम अपना पैसा या तो किसी कंपनी के डिबेंचर या डिबेंचर के ही घर के दूसरे नाम को कहते हैं बॉन्ड, कि आप अपना पैसा किसी कंपनी के डिबेंचर में निवेश कर रहे हो। आप किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लो, तो बस आपको फिर उसके बाद पक्का ये श्योरिटी होगी कि मुझे हर साल इतना फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिबेंचर में जब आप पैसा निवेश करते हो तो इसका मतलब आपको क्या पता है कि आपको क्या मिलेगा? फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हो जहां पर आपको पता है कि मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कंपनी के मुनाफे पर डिपेंड करेगा कि मुझे रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि आप अपना पैसा जो निवेश कर रहे हो वो शेयर्स में कर रहे हो, क्योंकि शेयर्स में कभी भी आपको रिटर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट के तौर पे नहीं मिलता, ये आप जानते ही होंगे। शेयर्स में निवेश करने के बदले में कंपनी आपको डिविडेंड देती है, और डिविडेंड कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। डिविडेंड निर्भर करता है इस बात पर कि कंपनी को मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ। राइट, तो ये आप बना लो अब छोटी सी ड्राइंग। तो ये चैप्टर की शुरुआत हो गई। तो इस पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, हमारी सिर्फ दो ही तरह की इन्वेस्टमेंट्स हमें सीखने को मिलेंगी। पहली होंगी जिसमें हम डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरी होंगी जिसमें हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये दो प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर चलेगा, दो तरह की इन्वेस्टमेंट पे पूरा चैप्टर चलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं अब कि हमारे चैप्टर में आपको दो बातें सिखाई जाएंगी। नंबर 1 होगा कि आप इन्वेस्ट करोगे किस में? डिबेंचर में। और नंबर 2 होगा कि आप इन्वेस्ट करोगे किस में? शेयर्स में। अब चैप्टर की वेटेज भी बता देता हूं आपको, थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी रहेगी। अगर क्वेश्चन 8 नंबर का आता है तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट करवाएगा। वो बोलेगा कि आप मिस्टर राजू हो और राजू ने डिबेंचर्स में निवेश करा, और कुछ सॉल्व करवाएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन बन गया। या वो बोलेगा कि आप राजू हो और राजू ने शेयर्स में इन्वेस्ट करा और कुछ आपसे मुंशीगिरी करवाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन 16 नंबर का बनाना होगा उसको, तो वो बोलेगा कि आप राजू हो और आपने शेयर्स में भी निवेश करा और आपने डिबेंचर में भी निवेश करा, फिर आपसे मुंशीगिरी वो दोनों की करवा लेगा। तो चैप्टर में होंगी दो बातें ही। छोटा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो कोई भी एक दे देगा, बड़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो एक ही सवाल में दोनों दे देगा। तो प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता होगा? दोनों,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारा पैसा कभी भी डिबेंचर में नहीं लगाता और कोई भी व्यक्ति कभी भी सारा पैसा शेयर में नहीं लगाता। तो उसको एक यही सजेशन दिया जाता है कि भाई आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, तो थोड़ा शेयर्स में लगाओ तो थोड़ा फिक्स्ड में लगाओ, ताकि एक रिस्क बैलेंस रहते। तो चैप्टर जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब आप मेन हेडिंग डाल सकते हो नंबर 1 कि आज तो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो निकल जाएगा, या आज हम जो पहला मुंशीगिरी सीखेंगे या जो भी कुछ सीखेंगे वो सिर्फ पहले पार्ट की सीखेंगे। यानी मेन हेडिंग बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। तो पहले हम चैप्टर में जब पकड़ लेंगे, पहले पार्ट की लेंगे कि अगर हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या बातें हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बस अब ये हेडिंग लिख के आपको पेन या तो जेब में रख लो ऐसे लगा के, या रजिस्टर में रख दो, और रजिस्टर बंद करके ऐसे बैठना है आपको, क्योंकि आपका नहीं तो मन करेगा कि हम बना लें, सर ने बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है ना, तो वो मैं अलग से आपको टाइम दूंगा ड्राइंग बनाने का। अब आपको बस ध्यान से सुनना समझना है, बनाना कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस आप सुनते रहना। अब चलो, तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। कहानी हो सकता है बिल्कुल आधे पौने घंटे की हो, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, हम सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो मैं कहानी बनाने के लिए ले लेता हूं कि ये है, ये हम है या आप, कुछ भी समझ लो, ठीक है, ये आप हो। अब ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम हम ले लेते हैं मिस्टर रेड। अब इस मिस्टर रेड ने क्या करा, मान लेते हैं कि किसी कंपनी के मिस्टर रेड ने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं। मिस्टर रेड के पास मान लेते हैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स तो आप जानते हैं, मैंने वैसे बता रखा है और आपको शायद पता होगा, डिबेंचर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कागज का टुकड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी को पैसा देता है, मतलब लोन देता है, तो कंपनी उसको कहती है कि भाई हम आपको 5 साल बाद आपके पैसे वापस कर देंगे और बदले में आप हमसे हर साल इंटरेस्ट लेते रहना, है ना, इस काइंड की चीज होती है। तो मान लेते हैं कि ये मिस्टर रेड के पास 1000 डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच के। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल ये मान लेते हैं। तो 12% का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। वेरी गुड। तो आमतौर पे कंपनियां जो होती हैं वो डिबेंचर का इंटरेस्ट हर 6-6 महीने में देती हैं। ऐसा भी हमने थोड़ा बहुत लॉजिकली पढ़ रखी है बात कि कंपनी ये कहती है कि मैं अपने डिबेंचर्स पर अब आपको इंटरेस्ट दूंगी 6-6 महीने के बाद। तो मैं वो डेट्स भी ऐसी लिख लेता हूं कि कंपनी कह रही है कि मैं 30 सितंबर को और 31 मार्च को इंटरेस्ट दूंगी। तो ये अकाउंटिंग तो हमने बचपन में पढ़ रखी है, इतना पार्ट तो मुझे उससे मतलब नहीं है। अब आगे की कहानी बड़े ध्यान से सुनना। अब हम कौन है, ये व्यक्ति है ना, ये वाले व्यक्ति हैं। अब मैंने सोचा या हमने सोचा कि भाई ये जो कंपनी है इसके डिबेंचर्स बड़े अच्छे हैं, मैं भी इन डिबेंचर्स को खरीदना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोचा, तो मैं मिस्टर रेड के पास गया। किस तारीख को गया मैं मिस्टर रेड के पास, मैं एक टाइमलाइन भी बना लेता हूं। मान लेते हैं एक नया साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020, तो मैं कुछ महीनों के बाद यानी कि मान लेते हैं 31 अगस्त वाले दिन मिस्टर रेड के पास गया। मैंने कहा मिस्टर रेड भाई तुम्हारे पास कुछ डिबेंचर्स हैं क्या? तो मिस्टर रेड ने कहा हाँ मेरे पास डिबेंचर्स हैं, XX कंपनी के हैं, मान लेते हैं कुछ भी। तो मैंने कहा कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये डिबेंचर्स खरीदना चाहता हूँ। तो मिस्टर रेड ने कहा ठीक है मैं तुम्हें ये डिबेंचर्स दे दूंगा। तो मिस्टर रेड मुझे अपने ये डिबेंचर बेच रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं डिबेंचर क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं। तो बदले में मिस्टर रेड मुझसे क्या मांगेंगे, पैसे मांगेंगे। बड़ी लॉजिकल सी एक मार्केट डीलिंग है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है कि मैं मिस्टर रेड को बोल रहा हूं कि आप मुझसे पैसे ले लो और अपने डिबेंचर आप मुझे दे दो। तो मैं आपके डिबेंचर खरीदना चाहता हूं 31 अगस्त को। तो डिबेंचर की मान लेते हैं हमने वैल्यू निकाल ली, 1000 डिबेंचर है 100 ईच के, मान लेते हैं पार पे ही करा हमने, कोई नफा नुकसान नहीं अभी मैं बीच में ला रहा। तो मैंने मिस्टर रेड को बोला कि आप मुझसे कितने रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो और अपने 1000 डिबेंचर्स जो हैं 100 रुपए ईच के वो मुझे दे दो 31 अगस्त वाले दिन। ठीक है, सिंपल। तो अब मेरे हिसाब से यानी हमारे हिसाब से हम अपने लाख रुपए को एक तरह से निवेश कर रहे हैं। पॉइंट लॉजिक क्लियर हो रहा है? एक तरह से मैं अपने लाख रुपए को क्या कर रहा हूं, निवेश कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। परफेक्ट। तो मेरे मन में एक जर्नल एंट्री हो रही है कि जब हम निवेश करते हैं तो हम निवेश करने के लिए एक एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने एक निवेश करा या एक तरह से आपने एक एसेट खरीदा, टू
बैंक अकाउंट, पैसे दे दिए हमने, सिंपल एंट्री। तो जैसे ही मैं डिबेंचर में निवेश करता हूं, यानी कि मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं यही जर्नल एंट्री करूंगा, मैंने ₹1,00,000 मिस्टर रेड को पे कर दिए। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है हमें ध्यान से, अब वो सुनना। ये डिबेंचर मैंने कब खरीदे हैं, एक बार डेट बड़े ध्यान से देखो, कब खरीदे हैं? 31 अगस्त को, ठीक है। अब कंपनी जो होती है, कंपनी हर 6-6 महीने में ब्याज दे रही है, तो कंपनी की ब्याज की डेट यानी कि जो इंटरेस्ट की डेट है वो है 30 सितंबर और 31 मार्च। तो जब 30 सितंबर का दिन आएगा, मैं 30 सितंबर का दिन थोड़ा सा बना देता हूं, जब 30 सितंबर का दिन आएगा तो ये जो कंपनी है, जो ओरिजिनली मैंने कंपनी इधर बना रखी है, हरे रंग से हाईलाइट कर देता हूं, ये अपने डिबेंचरों पर क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, सभी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले तो ये बताओ कि 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिस्टर रेड को मिलेगा कि हमें मिलेगा? हाँ, ऐसा आप सोच रहे हो, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी यही थोड़ी ना धंधा करती रहेगी बैठ के कि भाई अच्छा तुम्हारे पास कितने दिन थे, तुम्हारे पास कितने दिन थे। कंपनी तो भैया कहेगी डिबेंचर होल्डर इधर आओ और ये लो 6 महीने का इंटरेस्ट ले जाओ। तो कंपनी तो हमेशा इंटरेस्ट किसको देती है? डिबेंचर होल्डर को देती है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर आप दोबारा आंसर देना। तो कंपनी 30 सितंबर को जब इंटरेस्ट पे करेगी तो वो किसे मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को। और हमारी कहानी में कौन है डिबेंचर होल्डर? 30 सितंबर को कौन है? हम लोग हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? क्योंकि हमने डिबेंचर कब खरीद लिया? 31 अगस्त को ही। तो अब अगले महीने जब इंटरेस्ट मिलेगा तो किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, तो वो मैं कैलकुलेशन भी कर लेता हूं एक बार। तो मैं इंटरेस्ट की छुटकी सी कैलकुलेशन इधर कर लेता हूं। तो जैसे हमारे 1,00,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, 12% का ब्याज दर है और 6 महीने का ब्याज है, तो कितना हो गया इंटरेस्ट? 6,000। तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? अच्छा, अब देखो, मिस्टर रेड को क्या ये बात नहीं पता होगी 31 अगस्त वाले दिन ही कि अगले महीने इंटरेस्ट मिलने वाला है? पता होगी, क्योंकि इंटरेस्ट तो फिक्स होता है। तो जब मिस्टर रेड 31 अगस्त को अपने डिबेंचर्स बेच रहा है तो उसको यह भी पता है कि अगले महीने आपको 6,000 रुपए मिलने वाला है इंटरेस्ट, राइट? लॉजिकल है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने डिबेंचर बेचता है तो उसको पता होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगले महीने या 2 महीने में, या जब भी। तो अब मिस्टर रेड एक बड़ी लॉजिकल बात कर रहा है, फिर आप बताना कि क्या आप उससे सहमत हो कि नहीं। मिस्टर रेड ये कह रहा है कि भाई 5 महीने तक ये डिबेंचर्स मैंने अपने पास रखे थे, तो 6,000 इंटरेस्ट क्योंकि अगले महीने तुम्हें मिलेगा, तो एक काम करो, मुझे उसमें 5 महीने का जो हिस्सा है यानी कि 5,000 रुपए तुम मुझे वो भी पे कर दो अभी, क्योंकि अगले महीने तुम्हें तो 6,000 पूरा मिल जाएगा। तो क्या आप मिस्टर रेड की इस लॉजिकल पॉइंट से सहमत हो? बिल्कुल क्लियर। तो हमें 5,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे मिस्टर रेड को, ये मैं पॉइंट सिखाना चाहता हूं। क्लियर हो गया पॉइंट? कि हमें 31 अगस्त वाले दिन 5,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे। सिर्फ किस बात के? इंटरेस्ट के। डेबिट अभी छोड़ दो, क्या करना है, लेकिन आप समझ गए कि मैं 5,000 रुपए 31 अगस्त को और पे करूंगा मिस्टर रेड को, क्योंकि लॉजिक है उसकी बात में, क्योंकि 5 महीने तक डिबेंचर उसने अपने पास रखे, तो 5 महीने का इंटरेस्ट टेक्निकली उसका है। तो यह बात मिस्टर रेड भी जानता होगा, ये तो है नहीं कि वो नहीं जानता। तो वो आपको जब डिबेंचर बेचता है तो वो साथ ही साथ अपना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेता है और कहता है कि मुझे इसके पैसे भी दो। तो अब मुझे बताओ कि आप मिस्टर रेड को टोटल कितने रुपए दोगे? 1,05,000। तो सबसे मेन पॉइंट जो मुझे सिखाना है वो ये, और जो आप सीख चुके हो ऐसा मैं जान रहा हूं, कि जब भी डिबेंचरों पर हम निवेश करते हैं या जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे होते हैं डिबेंचर वाली, तो टेक्निकली आप डिबेंचर का इंटरेस्ट भी खरीदते हो। यू हैव टू बाय इंटरेस्ट एज वेल, ऐसा समझ लो। ये एंट्री आपको ये कह रही है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो ₹1,00,000 की खरीदी ही है,
साथ ही साथ आपने 5,000 का एक तरह से इंटरेस्ट भी खरीद लिया, तो लॉजिकल हो गई बात। अब वो अलग बात है कि अगले महीने आपको 6,000 का इंटरेस्ट मिल भी जाएगा, तो नेट नेट आपकी जेब में इंटरेस्ट कितना आया? 1,000 रुपए। टेक्निकली तो आपके पास 1,000 रुपए ही आए, 5,000 आपने रेड को पे कर दिया था पहले, और 6,000 आपको इंटरेस्ट कंपनी से मिल जाएगा, तो नेट नेट से ही चला सब कुछ। तो आपको नेट नेट 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला और 5,000 नेट नेट रेड को मिल गया। लेकिन हम जब भी डिवेंचर खरीदते हैं, तो अब आपने इससे क्या बात सीखी कि हम निवेश के साथ साथ क्या और भी खरीद लेते हैं? इंटरेस्ट भी खरीदते हैं। खरीदना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि मिस्टर रेड की बात में लॉजिक है। क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत बढ़िया। तो अब आप ये ड्राइंग बना लो अच्छे से, तो इससे आपको याद आ जाएगी कहानी। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। कैसे लिखना है? तो आप इसके नीचे लिखना जर्नल। तो जो हमने ड्राइंग बनाकर बात समझी, तो अब उसकी हम जर्नल लिख रहे हैं अपने कॉन्सेप्चुअल पर्पस के लिए। नंबर 1, फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा समझ लो कि आप जब इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, आप जब इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, तो एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें आप मेंशन कर लेना कॉस्ट। तो ये जो वैल्यू लिखी जाती है यहाँ पर, ये कॉस्ट होती है। और ये आप जानते भी हो वैसे भी कि भाई आप जब भी कोई एसेट खरीदते हो तो उस एसेट की हम कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक एसेट है हमारे लिए। तो मैं ये बादल बना देता हूँ। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट खरीदना क्या है? ये आपके लिए एक तरह से आप एक एसेट खरीद रहे हो। तो ये बैलेंस शीट में एसेट में प्रेजेंट भी हो रहा होगा। आपकी अगर बैलेंस शीट बनेगी तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रेजेंट भी हो रहा होगा। फिर दूसरा आपने क्या भी खरीदा था? इंटरेस्ट। तो मतलब सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि आप एक खर्चा भी खरीद रहे हो, लेकिन ठीक है, बात तो समझ में आ रही है, लॉजिकल है। तो फॉर परचेज ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम एक खर्चा खरीद रहे हैं। कितनी अजीब सी बात सीख रहे हैं आज हम। एक खर्चा भी हम खरीद रहे हैं, पर खरीदना है खर्चा, हमें जरूरी है खर्चा खरीदना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट लिखेंगे। खैर ये तो लॉजिकल ये बात है ना। तो हम खर्चा भी खरीद रहे हैं, तो खर्चे के भी ब्रैकेट में लिख देता हूं। बताओ क्या लिखूंगा बादल में? एक्सपेंस। ये एसेट नहीं है, ध्यान रखना, ये एसेट नहीं है। ये आप क्या खरीद रहे हो? खर्चा खरीद रहे हो आप, एसेट नहीं खरीद रहे। एसेट तो ऊपर खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट तो आपने लाख रुपए का खरीद लिया। अब इससे आपकी मुंशीगिरी भी रिफाइन कर देता हूं। अब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं फिगर्स लेके चलूं, तो आपकी बैलेंस शीट में एसेट कितने रुपए का शो होगा? सिर्फ 1 लाख का, क्योंकि एसेट क्या है? इन्वेस्टमेंट। जो 5,000 का आपने ब्याज खरीदा है वो क्या है? एक्सपेंस है, वो खर्चा है, वो एसेट में शो नहीं होएगा। तो खर्चे कहां जाएंगे? पीएनएल में। तो थर्ड एंट्री हो गई फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब इस खर्चे को इसकी सही जगह ट्रांसफर कर देते हैं ना, ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये खर्चा जो है हमारा पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। तो बस, तो डिबेंचर की मुंशीगिरी जो है वो यही है, मोटी मोटी, मतलब मोटी मोटी ऊपरी ऊपरी, कि भाई आप एक इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, मतलब एक डिबेंचर खरीदोगे, तो डिबेंचर खरीदते समय बस एक ही बात का ध्यान रखना है। क्या बात का ध्यान रखना है? कि आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी खरीदना पड़ेगा। तो हम डेट्स को बड़ी ध्यान से इसमें नोटिस करेंगे। तो मैं ओरली आपसे पूछ लेता हूं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। तो मान लो अगर मैं 31 अगस्त की बजाय 31 जुलाई को खरीद रहा होता डिबेंचर, तो आपको कितने रुपए के इंटरेस्ट भी खरीदने पड़ते?
4 महीने का, फिर आप 4000 रेडको पे करते। अगर मैं 30 जून को खरीद रहा होता तो आप 3000 रुपये मिस्टर रेडको पे करते। अगर मैं मान लो इसी तरह 31 मई को खरीद रहा होता तो 2000 रुपये मिस्टर रेडको पे करते। अगर मैं 30 अप्रैल को खरीद रहा होता तो 1000 रुपये आप मिस्टर रेडको पे कर रहे हो। तो और मान लो, जो आगे सवालों में कभी आएगा भी, आप मान लो 1 अप्रैल को ही खरीद रहे होते तो फिर तो आपको उसको कोई इंटरेस्ट के पैसे देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पिछले दिन तो उसको मिल ही गया ना इंटरेस्ट 31 मार्च को, और आपने अगले दिन ही खरीद लिया। तो मतलब ये डेट जो है वो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर हम डिबेंचर खरीदेंगे तो हमें क्या खरीदना ध्यान रखना पड़ेगा? इंटरेस्ट। बस ये इसमें मेन पॉइंट है, ठीक है। चलो, अब इसमें जो एक पॉइंट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी आपको अलग लगेगा। वो है कॉस्ट का, कि इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी तो हमने लिखा कॉस्ट। अब आखिर ये कॉस्ट होता क्या है, इसका सितारा हम अब नीचे बना लेते हैं, चाहे आप फ्रेश पेज पे बना लो, जैसी आपकी श्रद्धा, कि भाई कॉस्ट जो है वो कैसे निकाली जाएगी। तो कॉस्ट के लिए जो सितारा है वो हम लिखते हैं। तो लिखो, कॉस्ट निकालने का तरीका है परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट जो भी होगा माइनस इंटरेस्ट जो भी होगा। तो माइनस करके जो आंसर आता है उसे बोलते हैं परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। तो एक्स और कम वर्ड को यहां पर कवर कर लेते हैं, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पता हो, है ना, क्योंकि पहले ये सब आ चुका है हल्का सा। तो परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट को जोड़कर। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट को जोड़कर। तो मतलब मैं अगर अपने एग्जाम्पल की फिगर्स लूं, आप मत लिखना वो, तो हमारे एग्जाम्पल की फिगर्स के अनुसार 1,05,000। इसका मतलब मेरा परचेज प्राइस इंटरेस्ट जोड़कर कितना है, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 1,05,000। और अगर मैं उसमें से इंटरेस्ट घटा दूं तो परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि बिना इंटरेस्ट के, खाली मोटा जो परचेज प्राइस है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो वो कितना है? 1,00,000। तो हमारे एग्जाम्पल में ये फिगर्स ऐसे चल रही होंगी हमारे एग्जाम्पल में, ठीक है ना। लेकिन अभी हम खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आप और अच्छे से सीख जाओगे। तो हम परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट निकालकर फिर उसके बाद प्लस टैक्सेस ऑन परचेज अगर कुछ होगा तो, प्लस लीगल एक्सपेंसेस या ब्रैकेट में अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज अगर कोई होंगे तो, और प्लस ब्रोकर्स कमीशन, ये तो 99% हो गई भाई। आपको कौन सा मिस्टर रेड सड़क पे सब्जी मंडी में मिल जाएगा? हाँ, आपको कहाँ से मिस्टर रेड मिल गया सड़क पे जाते हुए कि भाई आप पर्चा लेके घूम रहे हो, मुझे डिबेंचर खरीदने हैं, और मिस्टर रेड कहीं से टकरा गया। तो ये डिबेंचर खरीदने के लिए तो आपको निश्चित तौर पे कोई ना कोई ब्रोकर तो चाहिए ही होगा, तो वो कमीशन लेना ही लेना है उसको। तो प्लस ब्रोकर्स कमीशन जो भी होगा। तो फिर जब ये इस तरह के खर्चे खुर्चे भी हम जोड़ लेते हैं तब हम कहते हैं ना कि ये मेरी असली लागत तो ये है ना, तो इसे हम कॉस्ट बोलते हैं। तो खाली परचेज प्राइस को नहीं कॉस्ट बोलते। परचेज प्राइस तो चलो ठीक है कि भाई आपने परचेज प्राइस है वो तो, लेकिन जब आप एसेट भी खरीदते थे, जैसे मैं बचपन में लेके जाऊँ, आप मशीन भी खरीदते थे, तो मशीन को खरीदने के बाद इंस्टॉलेशन चार्ज देते थे, इरेक्शन चार्ज देते थे, मान लो टैक्स दे देते थे सरकार को, तो ये सब जोड़ के ही तो कॉस्ट बोलते थे ना आप। तो इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट भी खरीद रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, तो हो सकता है आपने ब्रोकर को पैसा दिया हो, कमीशन दिया हो सकता है आपने परचेज पर टैक्स भी दिया हो, इसको बोलते भी हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, या आपने कोई और लीगल एक्सपेंसेस करने पड़े हो, आपको खर्चे करने पड़े हो, मतलब जो भी खरीदने से संबंधित खर्चा हुआ होगा वो सब खर्चे हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, उसी को फिर हम कॉस्ट बोलते हैं। अब इसमें एक दो क्रिटिकल बातें वो यहीं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। पहले मैं टैक्सेस पर चर्चा कर लेता हूँ। टैक्सेस ऑन परचेज। अब ये जो टैक्सेस ऑन परचेज होता है
ये मान लो आपको दे रखा है 5%, 2%, 3%, 9%, जो भी। तो पहले मेरा सवाल ध्यान से सुनना ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, फिर मैं लिखवा दूंगा। ये जो टैक्सेस ऑन परचेज होता है, फॉर एग्जांपल 2%, इस टैक्स ऑन परचेज को हम कम इंटरेस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं या एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा सवाल है, ताकि आप तुक्का मार सको। तो इन्होंने तो छट से तुक्का मारा, एक्स इंटरेस्ट। हाँ, परचेज प्राइस कौन सी, यही एक सवाल कि ये 2% आप किसका कैलकुलेट करते हो, ये 2% आप कम इंटरेस्ट का कैलकुलेट करते हो या एक्स इंटरेस्ट का कैलकुलेट करते हो, ये तुक्का मारना है। ठीक है, तो वो तो कुछ भी तुक्का मारो, वो तो जब मैं बताऊंगा तो ही लिखना है। ठीक है, तो इसी बात का ध्यान रखना है हमें, यही हमारा मेन पॉइंट हो गया कि हम टैक्स जो होता है वो हमेशा एक्स इंटरेस्ट का ही कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज। तो टैक्सेस हमेशा किस पर लगते हैं, एक्स इंटरेस्ट। अच्छा, अब इसका लॉजिक समझना। आप जो ब्याज दे रहे हो, 5,000 का जो ब्याज खरीद रहे हो, वो तो एक खर्चा है, तो सरकार खर्चे पर टैक्स नहीं लगाएगी भाई, आप तो वैसे ही खर्चा कर रहे हो, उस पर थोड़ी ना टैक्स लगाएगी। आपने जो एसेट खरीदा, एसेट की वैल्यू क्या है, ₹1,00,000, तो सरकार एसेट पर टैक्स लगा रही है कि आपने निवेश खरीदा, इस पर टैक्स लगा दो। खर्चा खरीदा, उस पर टैक्स लगाने पर तो फिर लोग हाहाकार करेंगे। तो इसीलिए टैक्स जो लगता है वो किस पर लगता है, एक्स इंटरेस्ट पर, है ना। तो ये बात हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में ही। तो जो आपने लिख रखी है ना कहानी, टैक्सेस ऑन परचेज, तो इसके ब्रैकेट में रेड पेन या किसी दूसरे पेन से या जैसे भी हाईलाइट करके लिख लेना, ऑलवेज ऑन एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस, है ना। मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट आप समझ जाना कि ये टैक्सेस ऑन परचेज जो कैलकुलेट होते हैं, ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट वाले परचेज प्राइस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कभी भी कम इंटरेस्ट वाले परचेज प्राइस पर ये कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, और सवाल कभी कहेगा भी नहीं कि कर दो, है ना। ऐसा इलॉजिकल बात होगी भी नहीं, वो तो खाली आपको टैक्स देके छोड़ देगा। तो हम उसको एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद इसी तरह का एक स्पेशल पॉइंट है ब्रोकर्स कमीशन। अब ब्रोकर्स कमीशन भी आपको परसेंटेज में दे रखा होता है। ब्रोकर कहता है मैं 5% लूंगा जी, ब्रोकर कहेगा मैं 2% लूंगा या 1% लूंगा। तो ब्रोकर कमीशन किस पर कैलकुलेट करना है, एक्स इंटरेस्ट पे। तो ऐसा बच्चा सोचता है, क्योंकि बच्चे को पहले कोई और लॉजिक दे रखा है, मैनेजर्स कमीशन की तरह तो नहीं। खैर, तो ब्रोकर्स कमीशन जो होता है, वो जो भी परसेंट चार्ज करता है, 1% या 2%, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारा परचेज प्राइस क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट है तो हम उस पर चार्ज करेंगे, अगर क्वेश्चन में परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट है तो हम उस पर चार्ज करेंगे। तो ब्रोकर्स कमीशन का कोई नियम नहीं होता, ब्रोकर्स कमीशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन देगा कि किस पर चार्ज करना है, तो हम हमेशा उस पर चार्ज करेंगे, है ना। तो ये बात भी लिखनी जरूरी है, तो आप इसमें लिख लो कि ऑलवेज ऑन परचेज प्राइस एज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी परचेज प्राइस गिवन होगी, ये कसम खानी, जो भी परचेज प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखा है तो हम उस पर लगा देंगे, क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रखा है तो हम उस पर लगा देंगे। मतलब इसमें हमें बुद्धि नहीं लगानी, इसमें हम क्वेश्चन पे छोड़ देंगे कि किस पे लगाना है। अब ये मत पूछना सर क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो क्वेश्चन कभी साइलेंट होगा नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। वो यही नहीं अगर बताएगा कितने का खरीदा तो मैं मुंशीगिरी कैसे करूंगा। तो क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि आप जा रहे थे सब्जी मंडी में और मिस्टर रेड आपको मिले, तो आपने कितने का डिवेंचर खरीदा, वो आपको हमेशा बताएगा। तो परचेज प्राइस जो भी गिवन होगी उस पर हम ब्रोकर्स कमीशन लगा देंगे। चलो थोड़ा सा इसको माइंड में क्रिस्प कर लेते हैं। तो देखो अब तक हमने क्या सीखा, ताकि एग्जाम्पल करवाऊंगा 5 एग्जाम्पल इसके बाद, तो आप सही सही कर पाओ। तो अब हम सारे एग्जाम्पलों में क्या करेंगे, मैं आपको रास्ते में कहूँगा कि आप जा रहे हो और जाते जाते आपको कोई आदमी मिलेगा और उस आदमी से आप डिवेंचर खरीद लोगे। डेट्स में हर एग्जाम्पल में चेंज कर दूंगा, कुछ भी चेंज, फिगर्स में हर एग्जाम्पल में चेंज कर दूंगा। किस बात का आपको ध्यान रखना है, बस कि आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे और साथ ही साथ क्या खरीदोगे, और इंटरेस्ट खरीद लोगे, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे कि जब इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पर, और इंटरेस्ट को तो इंटरेस्ट पे। फिर तीसरी बात बस जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी, वो मैं सिखाऊंगा 1-2 एग्जांपल्स करके।
कॉस्ट निकालने के लिए आपको परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट अगर होगा तो उसमें से पहले इंटरेस्ट को हटाना है ताकि परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट बच जाए। फिर अगर उसमें कोई ब्रोकर ने कमीशन ले लिया वो जोड़ दो, लीगल एक्सपेंसेस लग गए वो जोड़ दो, सरकार ने कोई टैक्स ले लिया वो जोड़ दो, तो सब कुछ जोड़ जाड़ के हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? चलो परफेक्ट। तो अब हम एग्जांपल्स करके बिल्कुल इसमें पकड़ मजबूत कर लेते हैं। तो आप लिख लो एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स ही हैं, तो आप लिखना मेरे साथ साथ। एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर ब्लैक परचेज्ड इन्वेस्टमेंट in 12% government bonds on 1st March 2022 for ₹95 each, ब्रैकेट में लिखा है फेस वैल्यू ₹10,000, फुल स्टॉप। Interest on debentures are paid on 30th September and 31st March each year, full stop. Commission is 2%, comma, stamp duty 50 रुपए, comma, legal expense 100 रुपए and STT इज इक्वल टू 3%। STT की फुल फॉर्म बताओ सर, हमें नहीं पता। STT की फुल फॉर्म बोली थी मैंने, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो बस लास्ट का जो T है वो आपके काम का है, यानी कि ये 3% क्या दे रखा है आपको, टैक्स दे रखा है। ठीक है ना? तो ये वैसे आप टैक्स में पढ़ोगे होपफुली, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये लास्ट का T बस याद रखना है, मतलब ये टैक्स है, 3% टैक्स। ठीक है, जर्नलाइज करना। तो पहला क्वेश्चन है, मैं सिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ बारीकियां होती हैं, उनका हमें ध्यान रखना होता है। तो लिखो सॉल्यूशन। तो पहले कुछ बेसिक बातें बतानी, क्योंकि अब लैंग्वेज जो आती है वो ऐसी नहीं आती जो 11th या 12th का बच्चा देख के समझ जाए। अब लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिजाइनर आती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली। अब इसमें बोला है कि मिस्टर ब्लैक परचेज्ड इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 1 मार्च 2022। तो सबसे पहले तो ऐसी टाइमलाइन बना लेता हूं कि हमने 1 मार्च को बेसिकली खरीदे हैं कुछ 12% बॉन्ड्स। ठीक है, अब बॉन्ड भी जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डिबेंचर ही होते हैं। ये तो अब चलो पता चल गया हमको। और 12% का मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट रेट है, ये भी हमको पता है, यहां तक तो हमको पता है 1 मार्च को। अब देखो जो लिखा है फॉर ₹95 ईच। तो जो हमने खरीदे हैं डिबेंचर्स या बॉन्ड्स वो 95 ईच के खरीदे हैं, राइट। अब ब्रैकेट में उसने दिया है फेस वैल्यू ₹10,000। तो इससे बच्चा थोड़ा डर जाता है या उसको इसका इंटरप्रिटेशन शायद नहीं पता होता। तो बॉन्ड की या डिबेंचर की हम एक की फेस वैल्यू 100 ही मानते हैं। बॉन्ड की या डिबेंचर की हम एक की फेस वैल्यू क्या मानते हैं, 100। तो ये जो उसने दिया फेस वैल्यू ₹10,000, इसका मतलब है कि आपने 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। तो ये मुझे सिखाना है, सबसे मुद्दे की बात लैंग्वेज सिखानी है। तो फेस वैल्यू ₹10,000 का मतलब ये होता है, अब नीचे लिख देता हूं कि जब वो ऐसा ब्रैकेट में लिख के दे रहे हैं ना, फेस वैल्यू ₹10,000, उसने ये तो नहीं बोला फेस वैल्यू ऑफ 1 बॉन्ड ₹10,000। तो आप कह दो कि सर एक बॉन्ड की फेस वैल्यू 10,000 है। उसने बोला फेस वैल्यू ₹10,000। इसका मतलब कि जो आप खरीद रहे हो माल, उस टोटल माल की फेस वैल्यू ₹10,000 है। पॉइंट समझ आया?
तो बॉन्ड की, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू, वन बॉन्ड की फेस वैल्यू हम हमेशा क्या मानते हैं? 100, अगर सब कुछ साइलेंट है। तो ₹10,000 फेस वैल्यू का मतलब है कि आपने कितने बॉन्ड्स या कितने डिबेंचर्स खरीदे हैं? 100। तो ये इंटरप्रिटेशन है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो वो ऐसा लिख के नहीं देता, नहीं तो फिर तो 11th का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों? तो वो लिखेगा उल्टी तरीके से। हमको समझना ये है कि हमने कितने बॉन्ड्स खरीदे। तो हमने, इसका मतलब है हमने 100 बॉन्ड्स खरीदे, वो ये कह रहा है कि हमने 100 बॉन्ड्स खरीदे। अच्छा, तो 100 बॉन्ड्स हमने कितने के खरीदे? अब उसने दोबारा से लैंग्वेज पढ़ लेते हैं शुरू से। तो परचेज इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 1 मार्च फॉर ₹95 ईच। तो आपने कितने रुपए के खरीदे हैं? 95 ईच के खरीदे हैं। अच्छा, अब दूसरा इंटरप्रिटेशन, जो परचेज प्राइस आपको दिया है सवाल ने, वो दिया है 95 ईच। अब मेरा आपसे इस पर एक सवाल आएगा, ये 95 ईच परचेज प्राइस जो है, ये कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है? ये आपको कैसे पता? 100 से 95 का खरीदे तो ये एक्स इंटरेस्ट हो गया। हाँ, वो तो 100 का 95 खरीदना तो ये है कि आप सस्ते में खरीद रहे हो। इसका एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो कम इंटरेस्ट मान लें। क्यों? कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो कुछ भी मानने के लिए भी इंस्टीट्यूट कहता है बेस्ट अजम्पशन माननी है, कुछ भी नहीं मानना। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, जैसे इस क्वेश्चन में साइलेंट है, उसने बताया नहीं ना, मैंने आपको बताया नहीं कि 95 कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है, नहीं बताया, अगले में बताऊंगा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब इंस्टीट्यूट कहता है कि इसको आप हमेशा क्या मानोगे? एक्स इंटरेस्ट मानोगे। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लो दो बातें। तो पहले आपको ये दो इंटरप्रिटेशन सिखाने थे मुझे कि भाई लैंग्वेजेस जो हैं वो कैसे इंटरप्रेट करनी है। तो एक तो फेस वैल्यू देने का क्या मतलब है, ये लिख लो। और दूसरा, जो परचेज प्राइस क्वेश्चन देता है और बताता नहीं है कि ये एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, तो हम उसको क्या मानते हैं? एक्स इंटरेस्ट मानते हैं। तो ये आप नोट कर लो। तो अब हम सवाल पे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली अब मोटा मोटा ये समझ आ गया कि हमने कुछ खरीदा है, हमने डिबेंचर्स खरीदे हैं, ठीक है, 95 ईच के खरीदे हैं, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रहा है। अब वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आर पेड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। तो मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ। तो भाई मान लेते हैं ये एक फाइनेंशियल ईयर है, ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ होगा और इसका अंत होगा 31 मार्च 2022 को, ठीक है। ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर बन गया जी। अब कंपनी इसमें हर 6-6 महीने पर ब्याज दे रही है, तो मैं ब्याज की तारीख लिख लेता हूँ। एक ब्याज की तारीख है 30 सितंबर और अगले ब्याज की तारीख तो 31 मार्च है। आपने 1 मार्च वाले दिन डिबेंचर खरीदे, तो इसका मतलब कंपनी ने 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया होगा लास्ट। तो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का पूरा महीना, मतलब 5 महीने बीत गए और आपने 1 मार्च को डिबेंचर खरीद लिए किसी व्यक्ति से। तो अब आपको उस व्यक्ति को कितने महीने के इंटरेस्ट के भी पैसे देने पड़ेंगे? 5 महीने के, क्योंकि आपने 1 मार्च को खरीदे डिबेंचर। अब कंपनी से तो आपको अगले ही महीने या बल्कि 31 मार्च को पूरे 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो आपको टेक्निकली हमारी यही कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। तो अब हम इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं अगले हाथ के निशान में। तो आइए, ये मैं आपसे भी पूछ सकता हूं। तो अब इंटरेस्ट निकालते हैं 5 महीने का। तो आपने 100 बॉन्ड्स खरीदे और 100 रुपए उनकी फेस वैल्यू। ये सब बच्चे को पता है। पहले तो ये सवाल पूछ लेता हूं कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है। तो 10,000 रुपए के फेस वैल्यू हो गई, 12% का ब्याज और 5 महीने का, तो कितने रुपए आ गया?
ये आ गया मेरे ख्याल से 500 रुपये, चेक कर लो। तो इसका मतलब 500 रुपये का आपको ब्याज भी खरीदना पड़ेगा, या मतलब एक तरह से 500 रुपये आपको इंटरेस्ट के भी पे करने पड़ेंगे सामने वाले व्यक्ति को 5 महीने का। तो क्लियर हो गया मेन पॉइंट? ठीक है, चलो तो अब हम एंट्रीज कर लें। अच्छा नहीं, अभी कहाँ सर, अरे अभी तो कॉस्ट भी तो निकालनी है। ये इतनी सारी गाथाएं जो दे रखी थी। अच्छा 2% कमीशन दिया, 50 रुपये स्टैम्प ड्यूटी दी, 100 रुपये लीगल एक्सपेंसेस दिए, 3% का टैक्स दिया। आओ कॉस्ट निकालते हैं अगले हाथ के एरो में। तो अगले हाथ के एरो में निकालते हैं कॉस्ट। तो अब कॉस्ट निकालने के मैं कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले को दिखा देता हूं। उसमें हमने सबसे ऊपर किससे स्टार्ट कर रखा है? वैसे तो परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, फिर उसमें से हम इंटरेस्ट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। पर इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ही हमें परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट का दे रखा है, तो मैं सीधा यहीं से स्टार्ट कर लूं, परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन। चलो तो परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। तो आपने 100 बॉन्ड्स खरीदे थे, कितने रुपए ईच के? 95 रुपए ईच के। तो इसका मतलब 9500 रुपए तो हो गई आपकी परचेज प्राइस, प्लस STT एट द रेट 3%। तो STT हम हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर ही करते हैं। तो 9500 का 3% बताओ कितना आएगा? 285। ठीक है, प्लस लीगल चार्जेस भी थे शायद 100 रुपए के, प्लस स्टैम्प ड्यूटी भी थी 50 रुपए की, और प्लस कमीशन भी दे रहे थे हम ब्रोकर को। कितना कमीशन दे रहे थे हम? 2%। तो ये हमें निकालना होता है किसका? जो परचेज प्राइस क्वेश्चन में गिवन होती है। तो क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट ही प्राइस गिवन है, तो ये भी आप 9500 का ही निकाल लो। तो कितना आ जाएगा? 190। तो अब आप जोड़ सकते हो कि आखिर हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या थी। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी मेरे ख्याल से 10,125। ठीक है, 10,125। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, सारी चीजें फिक्स हो गई। अब जो मैं लिखूंगा वो आप मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, वो आप मत लिखना। ये रेड वाला आप मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मुझे फुल प्रेजेंटेशन करनी होती तो पता है मैं क्या लिखता? मैं लिखता परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट 10,000 माइनस इंटरेस्ट कितना निकाला है आपने? 500। तो ऑटोमेटिकली परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट कितना दिख रहा होता? 90। तो फुल प्रेजेंटेशन ये है। तो मतलब कोई समझदार व्यक्ति अगर समझना चाहता है इस क्वेश्चन को तो वो ऐसे समझेगा कि 10,000 रुपए मेरा परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट है और 9500 रुपए मेरा परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा 500 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है ना कंपोनेंट। तो इंटरेस्ट को मिलाकर परचेज प्राइस बोलेगा कोई तो मैं 10,000 बोलूंगा, और इंटरेस्ट को हटा के परचेज प्राइस बोलेगा कोई तो मैं 9500 बोलूंगा। ये लॉजिकली ये कहना चाह रहा है, पर हमें लिखना नहीं है, वो मैंने सिर्फ समझा दिया। चलो तो अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट। जर्नल तो मेरे ख्याल से सिंपल है, क्योंकि मेन तो कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो 2 एंट्रीज फटाफट से कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं हम। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें कॉस्ट लिखनी है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें कॉस्ट आ गई। और दूसरा ब्याज भी खरीद लेते हैं, खर्चा जो निकाला हमने। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 500 रुपये, टू बैंक अकाउंट 500 रुपये। तो हमने खर्चा भी खरीद लिया और हमने इन्वेस्टमेंट भी खरीद ली, और इन्वेस्टमेंट हमने
कॉस्ट पर खरीद ली और कॉस्ट हमने निकाल ली पूरी वर्किंग करके। तो ये बेसिक एग्जांपल था थोड़ा सा आपको ये सिखाने समझाने के लिए कि भाई किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। क्लियर? तो अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। तो ट्रांसफर की छोड़ो, एग्जाम में तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि बाप खत्म हो गया चैप्टर, हमने सीख ये मुंशीगिरी खत्म। अभी तो मुंशीगिरी जब असली वाली शुरू होगी उसके लिए तो मैं अभी ये वार्म अप करवा रहा हूँ। वार्म अप भी नहीं बल्कि अभी तो आपको मैंने सुबह उठाया है, अभी तो आप ग्राउंड पे आ रहे हो साइकिल चला के, ठीक है ना। अभी तो आप बस्ता रखोगे ग्राउंड पे, फिर आपको भी 10 राउंड लगवाए जाएंगे ग्राउंड के, फिर 100 पुशअप्स लगवाए जाएंगे, उसके बाद तो वार्म अप होगा, उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, फिर लास्ट में कूल डाउन होगा। तो अभी तो बहुत लंबा सफर है। अभी तो ये जो हम एग्जांपल कर रहे हैं ये तो सिर्फ आप अभी घर से उठ के ग्राउंड तक जा रहे हो, अभी रास्ते पे हो आप। तो एग्जाम्पल 2 में लिखना है एक्स लिमिटेड परचेज्ड, या मिस्टर एक्स लिखना, लिमिटेड छोड़ो, मिस्टर एक्स परचेज्ड, मिस्टर एक्स ने क्या खरीदा, इन्वेस्टमेंट इन 14% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ऑन 1 फरवरी 2022, ठीक है, फॉर ₹98 ईच, और ब्रैकेट में लिखा है कम इंटरेस्ट। ओ, और फिर दूसरे बड़े ब्रैकेट में लिखा है फेस वैल्यू ₹20,000। ओके, फुल स्टॉप। इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च every year, full stop. STT is equal to 4%, comma, commission is 3%, and stamp duty is 1%. फाइंड कॉस्ट, फाइंड कॉस्ट। तो ये भी एक सेम ही पैटर्न का सवाल है, थोड़ी सी फिगर्स चेंज कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी। तो इसमें मैं पहले 10 मिनट आपको दूंगा अपनी पूरी बुद्धि लगाने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं अब आपके साथ। पहले इंटरप्रिटेशंस की बातें कर लेता हूँ, फिर आप बताना कि आप सहमत हो उससे कि नहीं। तो जो पहली मेन इंटरप्रिटेशन है वो तो ये है कि भाई आपने कुल मिलाकर 20,000 रुपये की फेस वैल्यू कह रहे हैं खरीदी है। तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख लूँ कि इसका मतलब आपने 200 बॉन्ड्स खरीदे हैं इस बार। तो ये सब बच्चों का ओके है, ठीक है। और इस बार वो कह रहा है कि ये 200 बॉन्ड जो आपने खरीदे हैं ये 98 ईच के खरीदे हैं, लेकिन इस बार वो खुद बता रहे हैं ये 98 ईच जो है वो कौन सा प्राइस है, कम इंटरेस्ट प्राइस है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अब अंग्रेजी अगर लिखूँ शुरुआती तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट। तो 200 बॉन्ड्स आपने खरीदे 98 रुपये ईच के, तो 19,600 रुपये जो है ये आपका परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट है। पहले इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। माइनस इंटरेस्ट, अब इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूंगा तो फिर मेरे पास परचेज प्राइस आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट की और चर्चा कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट की डेट्स उसने दे रखी हैं सवाल में, 30 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर, वो तो चलो सेम ही हो गई। तो 31 सितंबर के बाद अगर मैं हिसाब लगाऊं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरा महीना, ठीक है, बस 4 ही महीने हो गए। तो 4 महीने का आपको इंटरेस्ट निकाल के सामने वाले को पे करना पड़ेगा। तो मैं अब इंटरेस्ट निकाल लेता हूं 4 महीने का। तो इंटरेस्ट तो हम फेस वैल्यू पर निकालते हैं, तो 20,000 रुपये, 14% का ब्याज और 4 महीने,
तो 933 अप्रॉक्स ले लेते हैं, 1 रुपये 2 रुपये ऊपर नीचे तो कोई चल जाएगा। तो इसका मतलब परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट 18667 आ रहा है। तो यहां तक बिल्कुल सब बच्चे एग्री, सही हो गया। चलो तो अब आसान है फिर तो, मतलब अब काफी हद तक सही होगा। तो अब हमको एक तो लगाना है STT, STT था 4%, तो ये तो एक्स इंटरेस्ट कहीं लगेगा, इस पर तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, सीख ही रखा है ना। तो ये आपका आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो 747 ले लेते हैं अप्रॉक्स। दूसरा उसने कहा कि एक स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, वो उसने कहा था 1%। अब ये मैंने सिखाई नहीं थी कि भाई स्टैम्प ड्यूटी किस पर लगाते हैं, तो अब आप इसमें क्या बुद्धि लगाओगे, हाँ कम इंटरेस्ट पे है ना, तो इसका मतलब आपने बुद्धि नहीं लगाई। हाँ भाई स्टैम्प ड्यूटी भी तो सरकारी खर्चे की तरह ही है ना एक तरह से, तो सरकार इसीलिए ब्याज पर थोड़ी ना स्टैम्प ड्यूटी लगाएगी। स्टैम्प ड्यूटी तो किस पर लगेगा, जो आपके एसेट की वैल्यू होती है, यानी कि जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता है। सरकार कभी भी इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ी ना स्टैम्प ड्यूटी लगाता है। तो ये मैंने पॉइंट जानबूझ के दिया था ये देखने के लिए कि अगर कुछ अलग चीज आती है तो उसमें आपकी बुद्धि कितनी चलती है। तो 1% स्टैम्प ड्यूटी जो है वो भी आपको एक्स इंटरेस्ट पर ही लगाना पड़ेगा। तो 187 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, उसके बाद एक और चीज दे रखी थी हमें, कमीशन 3%। वो किस पे सिखाया था, बिल्कुल सही, जो क्वेश्चन में परचेज प्राइस गिवन हो। और हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में परचेज प्राइस गिवन था कम इंटरेस्ट वाला, वो क्वेश्चन में पढ़ लिया स्टार्टिंग लाइन कि आपने 98 ईच के खरीदे हैं कम इंटरेस्ट, तो कमीशन आपको कम इंटरेस्ट पर ही लगाना पड़ेगा, यानी कि 19600 पर। परफेक्ट। तो ये कितना आ रहा है 588 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है कॉस्ट का सही आंसर 20,189 अप्रॉक्सीमेटली, 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलेगा। तो बट आपका कॉन्सेप्ट अब पक्का हो रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो गया, समझ आ गया कॉस्ट। चलो, तो इसका मतलब पहले एग्जाम्पल के मुकाबले अब आप थोड़े से और बेहतर हो गए, अब आपको और क्रिटिकलिटीज समझ आ गई। चलो ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट 20,189। चलो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में लिखो एक्स परचेज्ड 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 31st March 2022 फॉर ₹102 ईच, ब्रैकेट में लिखा है कम इंटरेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, और बड़े ब्रैकेट में लिखा है फेस वैल्यू ₹15,000। उसके बाद इंटरेस्ट डेट्स आर 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। इंटरेस्ट की डेट्स 30 जून और 31 दिसंबर हैं हर वर्ष, फुल स्टॉप। कमीशन इज इक्वल टू 4%, STT is equals to 4%, legal expense is equals to 1%, stamp duty is equals to 2%, find cost। तो ये मैं मानूंगा कि अब आप एक बार में सब सही निकालने चाहिए, तब 3 एग्जाम्पल करना सफल होगा। तो निकालो। चलो, तो बच्चों ने कहा सॉल्व कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो इंटरप्रिटेशन वगैरह आप सब कुछ क्लियर है, वो अब मैं आप पे पूछ के ही कर लेता हूँ सीधा। तो सबसे पहले मैं परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट लिख लेता हूँ। हमने 150 बॉन्ड्स खरीदे होंगे 102 ईच के, तो कितने रुपए आ गया 15,300, ठीक है।
फिर आपने उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा होगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला होगा लास्ट, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का। ठीक है, तो फेस वैल्यू है 15,000, इसका 10% और इंटू 3/12, 375। तो आपका परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट आ गया होगा 14,925। तो यहां तक बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब तो इसका मतलब चांस है कि सही होना चाहिए, क्योंकि गलती होनी होगी तो यही हो जाएगी। अब उसने 4 चीज़ें दे रखी थी खर्चे खुर्चे में। एक दे रखा था कमीशन, कितने परसेंट था? 4%। वो किसका लगाया आपने? वेरी गुड, 15,300 का, क्योंकि वो तो लगता है परचेज प्राइस जो गिवन होती है 612। फिर उसके बाद एसटीटी कितना था? 4%। वो किसका लगाया? ठीक है, ये भी सही हो गया। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी 2%, वो भी एक्स इंटरेस्ट का 299 ले लेते हैं राउंड फिगर। और लीगल एक्सपेंस, तो वो किसके लगाए? वो तो सिखाए नहीं है मैंने, वो तो नहीं सिखाए थे। हाँ, तो ये होता है। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, कि आप ये नहीं रट रहे कि क्या है, आप लॉजिक समझे। तो 149, ठीक है, वेरी गुड। तो ये है इसका सही कॉस्ट 16,582। ठीक है, पक्का। तो अब ग्राउंड तक तो हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल सही। तो अब आप कम से कम ये श्योरिटी हो गई कि अब आप डिबेंचर खरीदने के टाइम पर अब कॉस्ट गलत नहीं निकाल सकते, ये हम पक्के हो गए। ठीक है, परफेक्ट। नहीं, और कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि खरीदने के जितना मैक्सिमम लेवल तक खरीदने पर जा सकती है कहानी, वो मैंने कवर कर ली। परफेक्ट हो गया। चलो, अब इसी के नीचे आपको लिखना है अब एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें आपको हेडिंग लिख लेनी है, मतलब एग्जाम्पल से ही सीखेंगे, बस हेडिंग बदल गई, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पहले समझा देता हूं, फिर कॉन्सेप्ट वगैरह भी लिख लेंगे और मतलब एग्जाम्पल से समझ भी लेंगे। तो अभी तक की कहानी में क्या था कि अभी तक की कहानी में हम हमेशा खरीद रहे थे और हम अपने खरीदने की कॉस्ट निकाल रहे थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा निवेश खरीदते ही रहोगे उम्र भर। आपने अगर खरीदा है तो किसी और ने बेचा भी होगा, तो उसका नजरिया भी तो आना चाहिए ना अपने को। क्या पता आप किसी ऐसे व्यक्ति के मुंशी हो जो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हो, तो जब इन्वेस्टमेंट बेची जाएगी तो उसका भी एंगल हमें समझना है। तो अब हम इस बार इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस वाली बातें करूंगा। ये आपको ड्राइंग बनानी नहीं है, ये बहुत ही बेकार ड्राइंग होगी, तो बस आप सुनते रहो। तो जैसे ये मान लेते हैं बायर है और ये है सेलर। तो बायर जो होता है वो क्या करता है, वो सेलर से कुछ खरीदता है। तो जैसे यहां पर वो क्या खरीद रहा है, डिबेंचर, और बदले में वो सेलर को पैसे देता है। ठीक है, अब जो एसटीटी हमने देखा, या जो स्टैंप ड्यूटी हमने देखी, या जो लीगल एक्सपेंस हमने देखे, वो तीनों चीजें जो होती हैं वो तो बायर के सर पर बोझ होती हैं। अगर आप कभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप में से किसी ने देखा हो घर में, अगर आपके घर में किसी ने जब घर खरीदा होगा आपके पेरेंट्स ने, तो आपने देखा होगा कि जब आप घर खरीदते हो तो उस समय मान लो आपको रजिस्ट्री चार्जेस, स्टैंप चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं वो बायर को पे करने पड़ते हैं। तो ये जो तीनों चीजें अभी तक हम सवालों में देख रहे थे, तो ये टेक्निकली बायर को पे करनी पड़ती है। तो अब बायर क्या क्या पे कर रहा है, मैं वो येलो हाईलाइट कर रहा हूं। तो बायर ने पैसे दिए सेलर को, वो तो करा ही करा, साथ ही साथ वो सरकार को भी एसटीटी दे रहा है, वो स्टैंप ड्यूटी दे रहा है, वो लीगल एक्सपेंस दे रहा है। तो इसीलिए हम ये सारे पीले रंग वाले जोड़कर कहते हैं कि ये बायर के लिए क्या है, कॉस्ट। तो बायर का एंगल तो अपने को समझ आ गया। अब जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर कौन होता है, बेसिकली बिचौलिया, जो दोनों को मिलाता है। भाई आपको थोड़ी ना पता है कि किसके पास डिबेंचर है, कैसे खरीद लोगे आप। तो ये है ब्रोकर। अच्छा, ब्रोकर कैसे काम करते हैं?
ब्रोकर हमेशा जो अपना कमीशन लेता है वो आपको पता होगा कि वो बायर से भी लेता है और वो तो सेलर से भी लेता है। वो तो कहता है भी देखो मैंने दो लोगों को मिलवा रहा हूं, मैं आपसे भी लूंगा और आपसे भी लूंगा, तो कॉमन सेंस है, उसका तो काम ही ऐसे चलता है। तो बायर के एंगल से हम देखें तो उसने जो ब्रोकर को कमीशन दिया तो वो भी येलो हाईलाइट कर देता हूं। तो बायर तो कहता है मैंने ब्रोकर को कमीशन दिया तो इसीलिए वो उसके लिए वो भी खर्चा हो गया। तो बायर के एंगल से तो ये जितने के जितने येलो एरो हैं वो सारे येलो एरो बेसिकली बायर के लिए खर्चा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन अब सेलर बन के सोचते हैं, सेलर के लिए मैं ब्लू और ग्रीन हाईलाइट यूज करूंगा। सेलर को जो पैसे मिले वो उसके लिए चलो एक इनकम हो गई, राइट, नीले रंग वाला। लेकिन सेलर ने जो कमीशन दिया ब्रोकर को वो उसके लिए एक्सपेंस हो गया। तो सेलर के एंगल पर जब हम बैठते हैं तो सेलर को जितने रुपए मिलते हैं उसके अंदर जो वो कमीशन पे करता है वो हम जोड़ेंगे नहीं, उल्टा जो उसने कमीशन पे करा है वो हम घटाएंगे ताकि हमें यह पता चले कि उसको नेट नेट कितना मिला। तो क्या आप बात समझ गए? तो जब हम सेलर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रटना नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला जो रटता है बच्चा कि सर ने लिखवा दिया जोड़ दो, तो वो सेलर के पॉइंट पे तो नहीं चलेगा। सेलर की गद्दी पे जब हम बैठेंगे तो सेलर बन के हम सोचेंगे तो हमें जितने रुपए मिले उसमें से हमें कमीशन को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि उतने रुपए तो हम ब्रोकर को पे कर रहे हैं, तो हमें तो नेट नेट रुपए जितने मिलते हैं वो बेसिकली कमीशन माइनस करके आएगा, राइट। पहले लॉजिक से क्लियर हो गया। अब एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टैंप ड्यूटी भी देगा, आपको एसटीटी भी देगा, आपको लीगल चार्जेस भी देगा, पर हम तो होशियार हैं तो ये सारे खर्चे हमें पता है कि ये तो कौन पे करता है, बायर पे करता है। तो अब जब मैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कहानी लिखूंगा और आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो सेलर के नजरिए से जो बात बनेगी वो सिर्फ ये लाल बक्सा बनेगा, यानी कि सेलर को तो सिर्फ पैसा पहले मिलेगा और उसमें से वो कमीशन दे देगा, खत्म, और कुछ भी वो नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो बस ये बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये ड्राइंग नहीं बनानी, अब ये बात तो आप बस मेरे साथ लिख लो, सिंपल है। तो बस आप फर्स्ट एरो डाल के लिखना, स्टैंप ड्यूटी कॉमा एसटीटी कॉमा लीगल एक्सपेंसेस एटसेट्रा are always treated as expense of buyer। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं ये तो हमेशा बायर का एक्सपेंस होती हैं। तो पहली बात तो हमको ये पता चल गई, ठीक है ना। तो स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, लीगल एक्सपेंसेस जो भी कुछ है ये सब बायर के खर्चे हैं, तो सेलर को इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें जितना देना है देते रहो। और दूसरी बात, दूसरा एरो, सेलर हैज टू पे ब्रोकर्स कमीशन ओनली। सेलर को तो बस ब्रोकर का कमीशन देना पड़ता है क्योंकि भाई वो एक चीज है, उसके लिए तो एक्सपेंस, तो सेलर सिर्फ ब्रोकर का कमीशन ही पे करता है। तो मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूं, तो ये बातें हमें याद रहेंगी तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। अब क्लियर हो गया छोटा सा कॉन्सेप्ट? तो बस अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और अगर एक बार में वो आपने सही कर दिया तो इसका मतलब सब कुछ सही है। तो लिखते हैं एक्स सोल्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स सोल्ड इन्वेस्टमेंट इन 9% bonds on 1st December 2022 for rupee 102 ईच, ब्रैकेट में लिखा है कम इंटरेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़े ब्रैकेट में लिखा है फेस वैल्यू ₹12,000, फुल स्टॉप। इंटरेस्ट डेट्स आर
30 सितंबर and 31st March every year. Full stop. Commission is 3%. Full stop. Journalize. तो अभी मैं थोड़ा सा करूँगा सॉल्व, आप मेरे साथ लिखो सॉल्यूशन। एंट्री नंबर 1, गेस कर सकते हो एंट्री नंबर 1 क्या लिखूंगा? वेरी गुड, शाबाश। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, वैल्यू आपको निकालनी है थोड़ी देर बाद। और दूसरी एंट्री क्या करूंगा? वेरी गुड। इस बार मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं, समझ रहे हो एंगल? इस बार हमें पैसे मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचे उसके तो मिलेंगे ही मिलेंगे और इंटरेस्ट के भी मिलेंगे। तो इस बार ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम हो रही है, तो मैं इस बार इनकम के पैसे ले रहा हूं एक तरह से। तो खरीदने के टाइम पर आप पे कर रहे थे, अब बेचने के टाइम पर आपको दोनों बारी पैसे मिल रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले क्लियर हो गया लॉजिक? तो एंट्री तो मैंने करवा दी, अब आपके लिए क्या छोड़ रहा हूं काम, ये निकालो हाँ कि इन्वेस्टमेंट के कितने रुपए मिलेंगे, मतलब कॉस्ट कह लो चाहे, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो वो एक बार आप ट्राई करके देखो, फिर देन वी विल डिस्कस। तो अब आप मेरी हेल्प करो, सबसे पहले ये बताओ कि मैं वर्किंग नोट मान लो लिख रहा हूं, तो शुरू कर लेता हूं। परचेज प्राइस वर्ड तो ना लिखूं, ऐसे लिख लेता हूं सेल प्राइस कम इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितने बॉन्ड्स बेचे हमने? 120, ठीक है। 120 बॉन्ड्स बेचे हमने 102 रुपए में, ये गिवन था कम इंटरेस्ट, तो ये कितना आ गया? 12,240। अब हमें इंटरेस्ट जो मिला उसको हम अलग निकाल के माइनस कर देते हैं। तो पहले इंटरेस्ट की चर्चा कर लेता हूं। अब हमने कब बेचे बॉन्ड? 1 दिसंबर को। तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट दिया होगा 30 सितंबर, वहां तक तो चलो हमको इंटरेस्ट मिल गया होगा। तो अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर का पूरा महीना, तो मतलब 2 महीने का ब्याज हम ले लेंगे सामने वाले से। तो 12,000 रुपए फेस वैल्यू, और कितने प्रतिशत ब्याज था? 9%, 2 महीने का। तो कितना आ रहा है? 180, राइट। तो पहले यहां तक सब कंफर्टेबल? तो इसका मतलब सेल प्राइस मेरा जो एक्स इंटरेस्ट है, मतलब जो मुझे नेट वैल्यू मिली इन्वेस्टमेंट की, ब्याज हटा दिया मैंने, वो कितना है? 12,060। बिल्कुल क्लियर? यहां तक ओके है? ठीक है। तो मैं सेकेंड एंट्री में तो 180 लिख ही सकता हूं बच्चों, मुझे इसका मतलब इंटरेस्ट मिला है 180 का, ये तो बात क्लियर हो गई। अब 12,060 रुपए मुझे वैसे मिल गए हैं, या मेरा सौदा करके ये मेरी नेट वैल्यू मेरे पास है। अब कमीशन कितना है? 3%। वो आप किस पर निकालोगे? 12,240 पर, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी प्राइस गिवन होता है हम उसी पर कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना आया? तो 367 अप्रॉक्सीमेटली। तो अब इसको जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। तो बस मेरे लिए तो ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट था कि अगर आप ये समझ गए तो मैं ये मान रहा हूं कि सही है। क्लियर है? ठीक है। तो आपको ये कमीशन घटाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि सेलर तो कमीशन पे कर रहा है, तो उसके लिए तो नेट वैल्यू जो उसको रिसीव हुई वो कितनी हो रही है? 11,693। ओके, तो ये अगर वैल्यू आ रही है तो दैट मीन्स बिल्कुल ठीक हो गई बात। तो मतलब अब बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब हमें बेचना हो तो भी वैल्यू निकल सकती है, हम खरीदेंगे तो भी वैल्यू निकल सकती है। चारों एग्जांपल से यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। परफेक्ट। तो अब हम लास्ट एग्जांपल जो करेंगे, अगर वो ठीक, जो अल्टीमेट कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है, तो इसका मतलब हमारा पूरा 1.5 घंटा जो हमने पढ़ाई करी है वो सफल हो गई और सब कुछ समअप हो जाएगा। तो अब हम खरीदना भी जानते हैं, खरीदने की कॉस्ट भी निकालना जानते हैं, और बेचने की वैल्यू निकालना भी जानते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बिल्कुल हाँ। तो अब ये वैल्यू मैं लिख देता हूं 11,693
फर्स्ट वाली एंट्री के अंदर। तो फर्स्ट वाली एंट्री में आप लिख लो 11,693। चलो परफेक्ट। तो 4 एग्जाम्पल्स बिल्कुल परफेक्ट हो गए और हम बेचना खरीदना सीख गए। चलो अब लिखो जी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम की तैयारी के लिए बस आप एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसी को करना। तो एग्जाम की तैयारी के लिए एग्जाम्पल नंबर जो 5 है आप इसी को करना। तो जब बाद में आप चैप्टर रिवाइज करोगे तो 5वें एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, आप खाली 5वें पे कूदना। 5वां अगर गलत होगा तो 1 2 3 4 करना, 5वां अगर सही हो गया हो रिवीजन में तो इसका मतलब आपको आता है। ठीक है, तो 5वां एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर गोपाल परचेज्ड 16% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 15 नवंबर 2022 फ्रॉम मिस्टर श्याम फॉर रुपी 102.5 ईच। ब्रैकेट में लिखा है कम इंटरेस्ट और बड़े ब्रैकेट में लिखा है फेस वैल्यू रुपी 25,000। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फुल स्टॉप। इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, फुल स्टॉप। STT 4%, कॉमा, स्टैम्प ड्यूटी 2%, कॉमा, कमीशन 3%, फुल स्टॉप। जर्नलाइज इन बुक्स ऑफ गोपाल एंड श्याम। तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका 100% कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए। तो आराम से टेक योर टाइम, बिना कोई गलती के कोशिश करें, दोनों की किताबें खींचने की, फिर हम सीधा आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। आपसे आपने कहा सर कर लो, तो मैं पहले जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लेता हूँ। वो तो खैर डिस्कस करने वाली बात नहीं है। तो गोपाल की बुक्स में और श्याम की बुक्स में जर्नल एंट्री की अगर बात करूं तो गोपाल ने खरीदा है, तो गोपाल की एंट्री हो रही होंगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और श्याम ने क्योंकि बेचा है इन्वेस्टमेंट तो उसकी एंट्री हो रही होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले जर्नल तो सिंपल होगी। अब हम कैलकुलेशन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो मेन था, मतलब वो मैं आपसे पूछ लूंगा। तो पहले मैं गोपाल के लिए, मतलब जिसने खरीदा है लेफ्ट साइड पर, उसकी चर्चा आपसे पूछ लेता हूं। तो परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, तो उसने 250 बॉन्ड्स खरीदे और 102.5 ईच के खरीदे कम इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 25,625। ठीक है, ये ओके हो गई। ठीक है, अब इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं हम। तो ये खरीदा गया था 15 नवंबर को, है ना, और लास्ट इंटरेस्ट मिला था हमको 30 सितंबर वाले दिन। तो अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर का आधा, तो 1.5 मंथ ले लूं तो चलेगा। ठीक है, डेज में आपको अब क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि एग्जैक्ट आधा महीना है, तो क्यों अपने पैर पे आपको कुल्हाड़ी मारनी, है ना। तो जब 15 तारीख की डेट है तो आप आधा ले लो। नहीं, सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन हम क्यों मुश्किल करें अपने लिए? अमाउंट वही आएगा, 1-2 रुपए ऊपर नीचे आएगा। तो 25,000 फेस वैल्यू और कितने परसेंट था इंटरेस्ट? 16%। तो आप 1.5 महीने का निकाल लो, आप 1.5 महीने का निकाल लो तो कितना आएगा? 500 एग्जैक्ट आएगा ना, तो थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा। अब यही डेज में लोगे तो 502, 504। तो अब आपकी चॉइस है ना, तो मैंने तो काम था सिंपल करना। अरे ICI तुम्हारा बाप है वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? ICI के पास तो सारी तरकीबें हैं।
तो परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट आ गया 25 125, बाकी जिसने डेज लिया तो 1-2 रुपए ऊपर नीचे, मतलब कोई, हाँ तो कॉन्सेप्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं, यहां तक बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है एसटीटी 4%, आपने किस पर कैलकुलेट करा? एक्स इंटरेस्ट पे। वो कितना आया? 1005, मतलब आपका अलग आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 1005 लिख लेते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी 502, तो 503, मतलब 1-2 रुपए ऊपर नीचे बार बार इसको बोल के अपनी जाहिलता नहीं जाहिर करनी है, वो तो अंडरस्टूड हो गया ना बात। अब मैं अगला भी लिखूंगा तो आपको होगा सर आपको तो अलग आएगा, सेम आएगा, वेरी गुड। अब कमीशन जो देना है वो आपको किस पर देना है? कम इंटरेस्ट पे, क्योंकि वो क्वेश्चन का गिवन परचेज प्राइस था। तो वो कितना आ रहा है? 769, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबका यूनिफॉर्म आंसर आ रहा होगा। 27402 या 403, या मतलब 10 रुपए का मैं यहाँ मार्जिन ले रहा हूँ, 10 रुपए के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, कॉन्सेप्ट ठीक है। चलो, तो हमें तो कॉन्सेप्ट ही पकड़ना है, वैल्यू तो इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चा सही निकाल रहा है। तो अब मैं एंट्रीज में फिगर लिख लेता हूं, तो इसका मतलब 27,402 जो है ये कॉस्ट आ गई, और 500 रुपए मेरा इंटरेस्ट था। मतलब कॉन्सेप्चुअली हर बच्चा सेटिस्फाई है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है मामला, ठीक है। अब गोपाल का तो हो गया। अब श्याम जिसने बेचा, तो इसके लिए सेल प्राइस कम इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगी, 25,625, इंटरेस्ट भी सेम ही रहेगा, तो 25,125, यहां तक तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। कमीशन 3%, ये भी ऑब्वियसली उसी का निकलेगा, तो ये भी 769 रहेगा। बस आपको माइनस करना है, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना था। क्लियर है पॉइंट? तो ये कितना आ रहा है? 350, 5 और 9, 4, 6, मतलब मेरे हिसाब से 24,356 मेरी फिगर के हिसाब से। बाकी 10 रुपए ऊपर नीचे हम मान के चल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सेलर वाली एंट्री में मैं 24,356 लिख लेता हूं ऊपर, तो उसको इतने रुपए तो मिले नेट नेट, और 500 रुपए का उसने ब्याज खरीद लिया, ब्याज के पैसे मिल गए। तो मतलब एंट्रीज आपकी सही हो गई, परफेक्ट हो गई, कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो मतलब खरीदने बेचने में अब हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, कैलकुलेशन पार्ट में एटलीस्ट, ठीक है। तो अब आप इसके नीचे मतलब एक लाइन सी लगा सकते हो, सो दैट एटलीस्ट ये हो गया कि नहीं, डिवेंचर नहीं खत्म, मतलब आपने डिवेंचर की वर्किंग नोट सीख ली। ये आपने क्या सीखा है? डिवेंचर का वर्किंग नोट। जब हम लेजर बनाएंगे ना, मेन बड़े लेजर, तो उसमें कॉस्ट को लिखा जाता है। तो अभी आपने बेसिकली 2 घंटे में क्या सीखा है? कॉस्ट कैसे निकालना है। आप वर्किंग नोट सीख रहे हो अभी। अच्छा, अब इसके नीचे एक स्टार पॉइंट लिखना है। ये बस अभी लिखना है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, बाकी फिर क्वेश्चन में सीखेंगे। तो इसकी बस आप हेडिंग लिखना है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट तो लिखो एक्रूड इंटरेस्ट में नंबर 1। तो एक्रूड इंटरेस्ट की किसी को जर्नल एंट्री याद है? एट ईयर एंड, हिंट दे रहा हूं, ये एसेट होता है। और हाँ, मैं जर्नल एंट्री पूछ रहा था, तो ये जर्नल एंट्री लिखो, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो हम इसको डेबिट किस रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि बिल्कुल सही, हम ये मानते हैं कि ये हमारे बैलेंस शीट में अब एक एसेट की तरह हम शो करेंगे 31 मार्च को, है ना। एक्रूड इंटरेस्ट का मीनिंग याद है ना आपको, कि आपको इंटरेस्ट मिलना तो चाहिए था बट अभी मिला नहीं है ना, एक्रूड इंटरेस्ट। और दूसरा इसका एस्पेक्ट क्या होता था? ये हमारे इंटरेस्ट की इनकम में ऐड हो जाता था, तो इसीलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। किसका मतलब कि ये हमारी इनकम ही है, मतलब जितना इंटरेस्ट आपका एक्रू हुआ है, इट इज ऑल्सो योर इनकम फॉर दिस ईयर।
तो इसीलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री आपने 10 साल पहले क्लास 11th में पढ़ी थी, है ना। अच्छा, उसके बाद सेकंड, अब जब आप अगले दिन सुबह सुबह सो के उठते हो, यानी नेक्स्ट ईयर डे 1, तो मैं तारीख भी लिख देता हूं ताकि आपका लिंक बना रहे। यानी कि ईयर एंड वाली एंट्री तो है 31 मार्च की, और नेक्स्ट दिन नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल वाला। तो 1 अप्रैल वाले दिन, अगले दिन जब आप सुबह सुबह सो के उठे, तो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या एंट्री करनी है आपको? नहीं, गलत। इंटरेस्ट को पीएनएल में तो पिछले साल हो ही चुका होगा, वो तो लास्ट ईयर क्लोज हो चुका। जो ओपनिंग एंट्री होती है, यानी कि अब जो पिछले साल इंटरेस्ट जिसे आप एक्रू करके चिल्ला रहे थे, वो अब एक्रू नहीं है, वो तो अब इस साल एक नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट ही हो जाएगा। तो इसीलिए पिछले साल जिसको आप एक्रूड इंटरेस्ट की तरह, मतलब एक एसेट की तरह शो करते हो एक दिन के लिए, सिर्फ 31 मार्च के लिए, तो अब अगले दिन तो वो खत्म हो गया, तो उसको हम कैंसिल ऑफ कर देते। तो ये आप एंट्री नोट कर लेना। तो जिस इंटरेस्ट एक्रूड को हम 31 मार्च वाले दिन शो करते हैं बैलेंस शीट में कि हमारा एसेट है, तो अगले साल थोड़ी ना उसको एसेट की तरह शो करते रहोगे, अगले साल तो वो आपको पैसा मिल ही जाना है, तो अगले साल थोड़ी ना वो एसेट रहेगा। तो वो अगले ही दिन सुबह सुबह हम उसको बैलेंस शीट से हटा भी देते हैं कि ये एसेट जो है ये अब खत्म हो गया, क्योंकि इस साल ये अब एसेट नहीं रहेगा, ये तो हमें कुछ दिनों के बाद मिल ही जाएंगे पैसे। तो बेसिकली ये कैंसिल ऑफ की एंट्री होती है। तो ये भी लिखनी थी, सीखेंगे हम बाद में। चलो, तो अब ये बताओ कि सारी बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई जो भी हमने आज पढ़ा अभी तक? कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो, परफेक्ट हो गया। तो बस आज का होमवर्क तो यही है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम मुंशीगिरी पे फोकस करेंगे, तो फिर आज का लेक्चर जो है वो एज ए वर्किंग नोट काम आएगा। तो बस आज आपका यही काम है कि इसको अच्छे से रिवाइज करना है।